आज अपन फॉरेंसिक की और कुछ चीजें पढ़ेंगे, है ना। सबको आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से? एम आई ऑडिबल? चलो, तो आज अपन कुछ अधिनियम पिछले उसमें देखे थे। आज काफी सारा इसमें मटेरियल रहेगा, है ना। तो सबसे पहले फांसी की बात हो रही है, हैंगिंग, है ना। और इसकी घटनाएं जो हैं वो होती रहती, ठीक है ना। तो फांसी के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे देख लो। उसमें क्या है, फांसी में सर्वाइकल वर्टिब्रा जानते हो ना, गर्दन में ही लगता है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के फ्रैक्चर होने पर तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर होती है ना। अब सवाल ये उठता है कि जनरली कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रा का फ्रैक्चर देखा जाता है। जैसे सुसाइडल जो हैंगिंग होती है उसमें आपको जनरली क्या है कि सेकंड और थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा मिलेगा। लेकिन जो जुडिशियल हैंगिंग हो, किसी को फांसी की सजा दे दी है ना, जज साहब ने, सीजीएम पढ़ रहे थे ना, फांसी को ले लटका तो इसको ले जाकर, तो उसमें थर्ड और फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो, समझ रहे हो ना। तो एक एक ऊपर हो जाएगा इसमें, इस चीज को ध्यान में रखिए। इसके बाद फांसी में पुरुषों में शिश्नोत्थान और वीर्य स्खलन एक सामान्य प्रक्रिया है। कभी अगर आपने हैंगिंग का कोई सब्जेक्ट देखा होगा तो ये चीजें देखने को मिलती है। फांसी में मलमूत्र का बहिष्करण नियम अवश्य होता है। और इसके बाद फांसी में कौन सा, देखो, हायोइड बोन के फ्रैक्चर की संभावना अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। हायोइड बोन, यू शेप बोन होती है, और इसमें जो डेथ टाइम होता है, मृत्यु काल होता है 5 to 8 मिनट हो, कहीं कहीं 10 मिनट भी आ जाता है, 5 to 8 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा आता है विपाशन, यानी स्ट्रैंगुलेशन, बोले गला घोट के मार दिया गया, इसे टाइप का चीज आता है। ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत है। विपाशन में क्या होता है, एस्फाइक्सिया से डेथ होती है, सांस रुक गई है ना, मृत्यु हो गया। इसमें फ्रैक्चर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा शायद ही होता है, मतलब कदाचित कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। बट इसमें याद रखिएगा कि कौन सा कार्टिलेज है ना, थायराइड कार्टिलेज के फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होगी। फांसी में हाइयोइड बोन टूटता था, इसमें थायराइड कार्टिलेज। इन स्ट्रैंगुलेशन नेक मसल रप्चर इज वेरी कॉमन, फट जाती है ना गर्दन की मांसपेशियां। ब्लीडिंग फ्रॉम नोस्ट्रिल, माउथ एंड ईयर इज रिलेटिवली कॉमन इन स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है ना। जो भी ओरिफाइसेस हैं, नाक, मुख और कान जो होते हैं, यहाँ से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इज कॉमनली सीन इन ग्रेटर हॉर्न। क्या होता है, एक यू शेप ऐसे बोन होती है, ऐसे यू शेप बोन होती है, इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन रहेगा इसको ग्रेटर हॉर्न बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, ये बॉडी बोला जाता है, बीच वाला, ये ना बीच वाला पोर्शन, ये बॉडी है ना। बीच वाला लेसर हॉर्न, ये होता है ग्रेटर हॉर्न, ठीक है ना। तो जनरली ये वाला पोर्शन टूट जाता है। फिर इसके बाद है, तो याद रखिएगा हायोइड बोन का ग्रेटर हॉर्न जो होता है ये फ्रैक्चर हो जाता है। फिर इसके बाद अपन चलते हैं, तीसरा जो केस आता है जनरली अपने को देखने को मिलता है, ड्रोनिंग के केसेस, पानी में डूब के कोई मर गया, ठीक है ना। तो ड्रोनिंग के केस एक सुसाइडल भी हो सकता है, होमिसाइडल भी हो सकता है। इवन कभी कभी क्या होता है, कोई डिजास्टर हो जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। जलमग्नता में अधिकांश मृत्यु, यहाँ पर मृत्यु किसकी वजह से हो रहा है, श्वासारोह, सांस ही नहीं ले पा रहा है। जलमग्नता में मृत शवों में राइगर मॉर्टिस शीघ्र आरंभ हो जाता है। याद रखिए, अपन राइगर मॉर्टिस पढ़ के आए थे, है ना। शरीर कड़ा होना जल्दी शुरू हो जाएगा। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखिएगा ड्रोनिंग का क्या है, फाइन फ्रोथ एट नोस्ट्रिल,
नाक से फाइन फाइन झाग आपको देखने को मिलेगा, समझ, फ्रॉथ निकलता हुआ देखने को मिल जाए, तो आप समझ के चलिए कि ड्रॉनिंग का मामला है, ठीक है ना। मड एंड सैंड इन ब्रोंकियोल, जब अपन पीएम करते हैं सब्जेक्ट का या डेड बॉडी का, तो मड और सैंड ब्रोंकियोल में आपको मिलेगा, फेफड़े में, ठीक है ना। रिएक्शन फिनोमिना जरूर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि तड़पता है व्यक्ति जब डूबता है तो, है ना, तो रिएक्शन फिनोमिना देखने को मिलेगा। डेथ इंश्यूज रेपिडली इनटू फ्रेश वाटर देन इन सॉल्ट वाटर, फ्रेश, है ना, वाटर में जो होता है सॉल्ट वाटर या सी वाटर की अपेक्षा डेथ आसानी के साथ डूबने से हो जाती है। अच्छा, कोई ऐसा समुंदर है जहाँ पे आदमी डूब नहीं सकता? रेड सी, क्यों? हाई सेलेनिटी, है ना, वही। तो तुम चाह के भी मतलब पत्थर मान के कूदोगे तो भी नहीं डूब पाओगे इतना आसानी से, है ना। चलो, डेथ हो गया। फिर फाइन फ्रॉथ एट द नॉस्ट्रिल एंड नोज इन पैथोग्नोमिक, मेन करेक्टर यही है, समझ लेना। अगर नॉस्ट्रिल और माउथ से फाइन फ्रॉथ निकल रहा है तो दैट मीन जो व्यक्ति है वह डूब के मरा है, ठीक है ना। क्यूटिस एंसिरीना या इसको गूज स्किन, क्या होता है, जैसे कभी ठंड होता है ना, या पानी ठंडा पानी जाए स्किन में ऐसा स्मॉल, इसमें क्या होता है कि गूज बम्स निकल आते हैं, देखे हो ऐसा, छोटा छोटा गूज बम्स, लाइक जितने में हेयर फॉलिकल होते हैं गूज कर जाते हैं, समझ, स्वेलिंग कर जाती है, जैसे बालों की जरूरत होती है। तो इसमें देख लीजिए, क्यूटिस सेंसिरेना गूज स्किन हैज नो वैल्यू एट डायग्नोस्टिक साइन ऑफ डेथ फ्रॉम, अब जैसे अपन नहाते हैं तो भी हो जाता है ना, तो इससे कोई मतलब कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है, किसी गूज स्किन है तो इसका मायने ये नहीं कि डूब के ही मरा होगा, मृत्यु का अन्य कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। डाइटम टेस्ट देख लीजिए, इज नेगेटिव डेड बॉडीज थ्रोन इन वाटर और इन ड्राई ड्रोनिंग। कभी कभी क्या होता है, किसी को मार के फिर पानी में फेंक देते हैं, तो उसमें डाइटम टेस्ट किया जाएगा, है ना, कि अगर निगेटिव आ रहा है इट मीन की मौत पहले हुई है, फेंका बाद में गया, ये समझ के, या ड्राई ड्रोनिंग के केस में, ठीक है। इन अ टिपिकल केस ऑफ ड्रोनिंग डाइटम आर फाउंड कहाँ पर पाए जाते हैं, जब पीएम किया जाएगा तो ब्रेन में या बोन मैरो में आपको ये डाइटम पाए जाएंगे, है ना। तो जब इसका पीएम किया जाता है, अगर ब्रेन और बोन मैरो में डाइटम नहीं मिल रहा है, दैट मीन पेशेंट, मतलब पेशेंट बोल रहा हूँ, पहले व्यक्ति को मारा गया फिर उसको पानी में फेंका गया। ड्रोनिंग इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ सुसाइड अमंग द फीमेल, तो महिलाओं में आत्महत्या का एक बहुत बड़ा तरीका है ड्रोनिंग का, मतलब, है ना। ये मतलब डेटा शो करते हैं, तो ठीक है, चलता रहता है। अब आ गया तीसरा चीज, यहाँ पर फिंगरप्रिंट के बारे में अपन देखते हैं, टेक्टाइलोग्राफी, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला और प्राचीन जो फिंगरप्रिंट का जो लैब था वो अपने देश में ही है ना, अंग्रेज लोग करके गए थे कोलकाता में, अपन पढ़ेंगे आगे आएगा ना। मोस्ट डिपेंडेबल मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग अ फिंगर, आइडेंटिफाइंग अ पर्सन इज फिंगरप्रिंट, जिसको अपन कहते हैं टेक्टाइलोग्राफी। मोस्ट डिपेंडेबल मेथड, ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है तो काफी डिपेंडेबल महत्वपूर्ण मेथड है फिंगर टेक्टाइलोग्राफी, ठीक है ना। हेनरी फोर्ड और गाल्टन का नाम याद रखिएगा, जिनको बोला जाता है द फादर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने फिंगर प्रिंटिंग के लिए काफी प्रयास किए। डेक्टाइलोग्राफी वाज फर्स्ट यूज इन इंडिया, देख रहे हो, व्यक्ति कौन था, सर विलियम हर्शल, सर डब्ल्यू हर्शल, ठीक है ना। द कंपाउंड यूज फॉर टेकिंग फिंगरप्रिंट्स आर फ्रेंच चॉक, लेड कार्बोनेट एंड मरकरी। तो ऐसा एकदम जो भी अपराधी होते थे, फ्रेंच चॉक मरकरी वगैरह ऐसे रख के उसका फिंगरप्रिंट किया करते थे, है ना। तो तीन चीजें, फ्रेंच चाक, लेड कार्बोनेट और मरकरी का प्रयोग किया जाता था उस समय। सेंट्रल पॉकेट लूप अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंटिंग में, तो इसमें सेंट्रल पॉकेट लूप आती है टाइप में, इज अ वैरायटी ऑफ कंपोजिट फिंगरप्रिंट
ये क्वेश्चन कभी पूछा गया होगा कि सेंट्रल पॉकेट लूप जो होती है किसका एक टाइप होता है, ये वैरायटी है, कंपोजिट फिंगरप्रिंट जो मिक्स टाइप की होती है। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति में उंगलियों का फिंगरप्रिंट नष्ट हो जाता है, समझ रहे हो ना। अगर मान लो किसी फिंगरप्रिंट नहीं है तो समझ लेना कि कुछ रहा होगा कुछ। डेक्टाइलोग्राफी या फिंगरप्रिंट सिस्टम, या इसको गैलन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि खोजने वाले जानते हो ना गाल्टन ही थे, गाल्टन सिस्टम, हेनरी फोर्ड एंड गाल्टन। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। थंब प्रिंटिंग वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। देख लीजिए, थंब प्रिंटिंग की जो शुरुआत है सबसे पहले भारत में हुई, ठीक है ना। फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1897, 57 नहीं है, 1897, कैलकाटा, जिसे आज कोलकाता कहते हैं। दुनिया का पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है कोलकाता में 1897 में सोचो बनाया गया था। अंग्रेज सब जुगाड़ क्या होता था कि यहाँ लोग जाते थे, वो सब चोरों का पता ही नहीं चलता था कौन माल लूट ले गए और क्या हुआ। तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया कि चलो अपन फिंगरप्रिंटिंग खेलते हैं। अपराधियों को भी आइडेंटिफाई करना, उस समय जो लोग होते रहे होंगे, उनके दृष्टि में अपराधी हमारे तो स्वतंत्रता सेनानी है ना। तो ऐसा इसकी मतलब शुरुआत हुई थी। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन इज गाल्टन मेथड और डेक्टाइलोग्राफी। ये गाल्टन है, गैलन नहीं है, गाल्टन बोल रहे हैं। और डेक्टाइलोग्राफी, फिंगरप्रिंट्स आर इम्प्रेशन ऑफ पैटर्न फाउंड बाय द पैपिलरी रीजेज, जो हाथों की होती है ना, पतली पतली है ना, रीजेज ऑफ द फिंगर टिप्स। तो जो हमारी फिंगर टिप्स होती हैं, खास कर ये है ना, थंब का, उंगलियों का, है ना, जो यहाँ पतली पतली रीजेज होती हैं, उसका हमें इंप्रेशन लेना होता है फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंट का जो क्लासिफिकेशन होता है, बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं: लूप, हॉर्न, आर्च और कंपोजिट फॉर्म। है ना, लूप में आप जैसे देखोगे तो इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का ऐसा बना होगा। हॉर्न क्या होता है, भंवर जैसे होती ना, भंवर जैसे होती है, 2 जगह का कहीं पर ऐसा कंपोजिशन हो रहा है, कहीं पर ऐसे मिल रहा है ना, भंवर जानते हैं ना, बीच में ऐसा मिलता है, इस टाइप के पैटर्न देखना जाए। आर्च, आर्च हो गया ये। लूप्स ऐसे गोल गोल होते हैं एक्चुअल में, आर्च वाला ऐसा ऐसा जाएगा, ठीक है ना। चाहोगे तो तुम लोग हम वो मतलब फोटो शेयर कर देंगे, है ना, तो ग्रुप में हम डाल देंगे तो समझ में आ जाएगा उसमें, है ना। तो एक कंपोजिट फॉर्म होता है जो कि मिला के होते हैं ना, 1 to 2%। अब देखो इसमें ध्यान रखिएगा, लूप सबसे ज्यादा, मोस्ट, एमसी लिखा हुआ मतलब मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फिंगरप्रिंट क्या होता है, लूप्स होते हैं। लूप्स कैसा बनता है, देखो लूप्स ऐसे बनते हैं, लूप्स ऐसे बनते हैं, लूप्स ऐसे बनते हैं, ये लूप्स हैं, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे, तुम लोगों को भेजूंगा मैं उसमें। हाँ, अब भेजा तो था उसमें, देख लेना, सही मुझे याद नहीं था। तो इस टाइप का कुछ होगा तो आप लोग उसको देख लेना। अब ये बारीक काम है एक्चुअल में, हम लोग वहां करने नहीं जाएंगे, करने वाले एक्सपर्ट फॉरेंसिक के अलग रहते हैं, ठीक है ना। बट अब लोग ये पता होना चाहिए। तो लूप्स मोस्ट कॉमन 67%, हॉर्न जो होता है 25%, आर्चेस 6 to 7 एंड कंपोजिट 1 to 2%। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फिंगरप्रिंट इंप्रेशन क्या होता है, याद रखिएगा, लूप फॉर्म होता है। पर्सन कैन आइडेंटिफाई 100% करेक्टली विद द फिंगरप्रिंट, याद रखिएगा, फिंगरप्रिंट के द्वारा 100% उसको पहचाना जा सकता है ना? सबके अलग होते हैं। द पैटर्न्स आर नॉट इनहेरिटेड, मतलब वंशानुगत नहीं होते हैं कि मम्मी पापा का जैसा तो बच्चे का भी होगा, बदलेगा। द पैटर्न इज डिफरेंट इवन इन आइडेंटिकल ट्विंस, याद रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट में यही दिक्कत आती है कि आइडेंटिकल ट्विंस के मैच कर सकते हैं बट फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंटिंग जैसे नहीं होंगे।
कुछ और बेसिक टर्म्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। पोरोस्कोपी एक आता है, दिस इज द फर्दर स्टडी ऑफ डैमेज या पार्शियल फिंगरप्रिंट डिस्क्राइब्ड बाय लोकार्ड। कभी कभी होता है फिंगरप्रिंट मिट गए, अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो उसको कैसे रिक्रिएट किया जाए, ये इसका अध्ययन किया जाता है। ये लोकार्ड अपन एक पढ़ते हैं, लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। लोकार्ड एक साइंटिस्ट था फोरेंसिक वाला, मतलब डॉक्टर था, साइंटिस्ट था, जो उसने प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जो बताया कि रेप वगैरह के जो केसेस होते हैं, या उसका ये मानना था कि कोई भी दो चीजें अगर संपर्क में आती हैं तो उनके बीच में कुछ न कुछ चीजों का एक्सचेंज अवश्य होगा। तो इसके थ्योरी के माध्यम से चीजों को फिर ढूंढा जाता है, ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। कोई भी क्राइम मतलब होगा, कुछ न कुछ इंप्रेशन छोड़ के जाएगा। फिर इसके बाद आता है सुपर इम्पोजिशन। अब क्या होता है, कहीं मान लो दुर्घटना हो गई या किसी को मार के फेंक दिया गया, उसकी खोपड़ी मिल गई, पूरा बॉडी नष्ट हो गया, आजकल सुपर इम्पोजिशन टेक्निक आती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मिसिंग है, उसकी कंप्लेन होगी, उसकी फोटो और जो खोपड़ी है दोनों को सुपर इम्पोजिशन के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और ये देखा जाता है कि जो फोटो है उसकी खोपड़ी है, कंपेयर किया जाता है। आजकल जानते हो कितना ज्यादा एआई और दुनिया भर की चीजें और भी आ गई, उससे पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति, फोटो से पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की खोपड़ी है कि नहीं, ठीक है ना, सुपर इम्पोजिशन के द्वारा। जैसे हाँ, जैसे फेस वाला होता है ना, तो रिक्रिएट करते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है कि टेक्निक इन आइडेंटिफाइंग अ पर्सन बाय सुपर इम्पोजिंग द एक्सरे ऑफ स्कल फाउंड आफ्टर डेथ टू द फोटो ऑफ द फेस ऑफ द पर्सन। उसका एक्सरे लेकर के फोटो होती है, तो उसमें कुल मिला के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मामला होता है और उसको सुपर इम्पोजिशन की तरफ देखते हैं, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एंथ्रोपोमेट्री या जिसको बेटिलियन सिस्टम बोलते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द मेजरमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू नॉट अल्टर आफ्टर द adult age 21 and that no two persons show the same measurement in all the respect। तो ये बता रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में 21 साल की आयु के बाद जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका मेजरमेंट लगभग फिक्स होगा, चेंज नहीं, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं 21 साल तक जो भी घटेगा बढ़ेगा तो होगा। और किन्हीं दो व्यक्तियों का एज इट इज मेजरमेंट नहीं हो सकता, एज इट इज सेम नहीं हो सकता मेजरमेंट, ध्यान रखिए, भले जुड़वा ही कुछ भी हो, है ना। तो ये एंथ्रोपोमेट्री में ये सब चीजें देखी जाती हैं और ये बड़ा साइंस है। एंथ्रोपोमेट्री अपन वैसे पढ़ रहे हैं, खोपड़ी से, हड्डी से, बहुत सारी चीजों से उसमें किया जाता है, क्योंकि ज्यादा डीप में जाने का मतलब है नहीं। अब अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं। डीएनए समझ रहे हो, जैसे अपन डेक्टाइलोग्राफी लेते थे, जो फिंगरप्रिंट्स नॉर्मल अपन फिंगरप्रिंट्स होते हैं, अब यहाँ डीएनए का ही फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं। अब क्या है कि आजकल अपराधी बहुत चालू चालाक हो गए हैं, ठीक है ना, कि भैया हमारे फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, फुटप्रिंट आ जाएंगे, तो पूरा मास्क लगा के एकदम ग्लव्स लगा के जाएंगे, है ना, क्राइम करेंगे, चले आएंगे। लेकिन लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यही बोलता, कुछ ना कुछ उसने जरूर गिराया होगा, ठीक है ना। हो सकता है उसका ब्लड सैंपल, बाल, कुछ ना कुछ मिलेगा और उसका फिर डीएनए एनालिसिस करके फिर हम पता कर लेंगे सामने वाला बंदा वही है कि नहीं, ठीक है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंट काफी इंपॉर्टेंट है, बट 100% मतलब अपन नहीं कह सकते हैं कि वो सकते, क्योंकि अपन आइडेंटिकल वाले में इशू रहता है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक इन्वॉल्विंग केमिकली डिवाइडिंग द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट। हमने शायद वो इंफोग्राफिक डाला होगा, उसमें थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, है ना। पीसीआर वीसीआर सब चीजें यूज करते हैं उसमें। फ्रैगमेंट विच फॉर्म अ यूनिक पैटर्न एंड देन मैचिंग द identity profile with the pattern obtained from similarly testing a suspect blood specimen in, ठीक है ना। तो उसमें वही हो गया कि ब्लड स्पेसिमेन वगैरह ले करके उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो भी सस्पेक्टेड होगा उसका भी डीएनए ले करके, है ना, जो क्राइम सीन से अपन को सैंपल मिल रहे हैं उसका डीएनए और जो सस्पेक्टेड होते हैं लोग उनका डीएनए, दोनों को अपन जांच करते हैं। और अगर बार कोड लाइक आता है, समझ रहे हो, फाइन, तो अगर वो मैच कर जाएगा तो
पक्का वही है, नहीं मैच कर गया तो नहीं, ठीक है ना। अब नाम आता है इन 1985 डॉक्टर एलेक जैफरी, ठीक है ना। इनको कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर, है ना। डेवलप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट हैज नाउ बीन यूज्ड सक्सेसफुली इन मैनी क्राइम एंड पैटर्निटी केसेस इन वर्ल्ड वाइड। जैसे होता है ना कि क्लेम्स होते हैं, जैसे कोई बड़े लोग हो गए हैं, क्लेम करता है कोई बच्चा करके ये मेरा पिता है, मेरा बायोलॉजिकल फादर है। कोर्ट में ऐसे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोगों ने कारनामे किए हैं, एनडी तिवारी टाइप के लोग, है ना। तो फिर उनकी जांच होती है, कोर्ट भी बोलेगा अच्छा बेटा तुम करवा लो डीएनए टेस्ट। बाप, संतान, बेटा जो भी है, बेटी, उसका जांच होगा, डीएनए मैचिंग होगा तो मान लिया जाएगा कि हाँ ठीक है, इसकी बात ठीक है ना। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसमें डीएनए रिजॉल्व किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है? अनफॉर्चुनेटली आप वो हमारे बीच में शायद नहीं है। इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फादर ऑफ इंडियन डीएनए, लालजी सिंह करके नाम आता है। हाँ, लालजी सिंह लिख लेना। फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। प्रोफेसर या डॉक्टर, ये लेट हो गए शायद, हमको लगता है एक्सपायर हो गए एक साल 2 साल पहले, मुझे ऐसा लगता है। देखना तुम लोग गूगल करके। तो 2017 में हुए, गुजर गए मतलब। तो डीएनए प्रोफाइलिंग वुड बी, अब देखो, सेम इन आइडेंटिकल ट्विंस बट फिंगरप्रिंट्स आर डिफरेंट। याद रखना, कोई आइडेंटिकल ट्विंस है उसका डीएनए प्रोफाइल एक जैसा होगा, किंतु फिंगरप्रिंट अलग अलग होंगे। याद रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट अलग होगा और फिंगरप्रिंट जो होता है वो सेम, मतलब सेम होगा, और जो फिंगरप्रिंट होगा वो अलग अलग होगा। डीएनए फिंगरप्रिंट अलग मतलब सेम होगा, और जो हाथ वाला जो होगा तुम्हारा उंगलियों वाला प्रिंट, वो अलग अलग होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख लीजिए किन किन केसेस में। To identify a person in case where the conventional means of identification is not possible, that is charred body। अब जैसे बहुत से केस हुए, जैसे यहाँ पर राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, उड़ गए, है ना, बम ब्लास्ट हुआ और उनका शरीर मिला नहीं था, तो फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से इनकी जांच हुई थी। अरे बहुत से ऐसे केसेस में एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। तो फिर वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके ही पता किया थी कि भैया ये जो मांस है, जो भी इनका बॉडी पार्ट मिला है, ये नहीं का, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई है, जैसे मान लो प्लेन क्रैश हो गया, नहीं पता चलता है, लोग कौन के जले ही जाते, पूरा भुट्टा हो जाते हैं उसमें, बचते नहीं। टू लिंक अ सस्पेक्ट टू अ क्राइम सीन और विक्टिम, अभी अपन ने बात की ही, है ना, एक क्राइम सीन या मतलब जो जो भी सस्पेक्ट होते हैं तो उनका डीएनए उन्हें करवा के अपन पता कर लेते हैं कि ये इन्वॉल्व था कि नहीं था। इन डिस्प्यूटेड पैटर्निटी एंड मैटर्निटी केसेस, मम्मी पापा वाला जहां मैटर आता है कि तुम ये इसका संतान है कि नहीं है, इसके लिए। इन रेप एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस, बिल्कुल इसमें पकड़े जाते, है ना। और मास डिजास्टर, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ किसी भूकंप की वजह से, किसी भी वजह से मारे जाएं, तो अब पता नहीं चलता है कौन किसका है, कहाँ का है ना। तो फिर उसके लिए अपन डीएनए टेस्ट करवा के पता करते हैं कि किसकी डेड बॉडी है, ठीक है ना। ब्लड और टिश्यू मिक्सअप इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये भी पता चल जाता है कि किसने मिलाया है और क्या किया है। होता है ना, किसका सैंपल उसके सैंपल में मिल गया, पर जब दोनों का डीएनए करवाया जाएगा तो पता चलेगा अलग अलग है ना।
रिचुअल मर्डर्स होते हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस। अब अपने यहाँ तो ये ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं होती है, नरबली वगैरह, पर अभी भी अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वहां पे कुछ ट्राइब्स हैं, बकायदा मारते हैं, समझ रहे हो ना। तो उसमें पहले उनके ऑर्गन निकाल लेते हैं, फिर उसको एकदम बलि चढ़ा देते हैं। उनके कुछ रिचुअल्स, ऐसा बिलीफ रहता है, ठीक है ना। अब जैसे होता है ना, यही नहीं, पहले बात तो नहीं सुनाई देता है, पहले सुनाई देता था कि जैसे बच्चों को लोग चुरा ले जाते थे, तो कोई नहर बन रही है, कोई बड़ा सा बांध बन रहा है, उसमें जाके उनकी बलि देते थे, है ना। तो इन सब चीजों के लिए मतलब अगर मतलब कोई डेड बॉडी मिल गई तो उससे अपन रिकवर कर सकते हैं कौन किसका है ना। अपने यहाँ नहीं है। अब ये जो अफ्रीकन जो भी है ट्राइबल्स, वहां पर इस टाइप की चीजें आपको मिलेंगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्टिंग, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, सब एक है चीज। आजकल हालांकि डीएनए की जांच बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है ना। जीनोम के लिए खास करके अपन बात करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंट कुछ नहीं होता, फाइनली जब प्रिंट बन जाता है बार कोड लाइक आ जाता है उसमें, समझ रहे हो ना। तो दोनों को फिर मैच करते हैं, अगर वो मैच कर रहा है तो ठीक है, ठीक है। उसमें देखिए कितने परसेंट मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है। तो बारीक चीज है उसमें, है ना। दुनिया भर का उसमें डाला होगा मैंने इंफोग्राफिक करके, उसमें देखना सीक्वेंस कैसे चलता है सारा चीज। व्यभिचार आता है, प्रोमिस्क्यूटी जिसको बोलते हैं। तो व्यभिचारों में पहला एक व्यभिचार है बलात्कार, रेप। अब दिल्ली को एक समय बोला गया कि रेप कैपिटल ऑफ, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हीनस क्राइम हुए दिल्ली में, नाम देश का भी खराब हुआ, सबका ही हुआ। बलात्कार की परिभाषा जो होती है आईपीसी सेक्शन 375 के अंतर्गत वर्णित है। 375 375। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया? शिश्न का योनि मात्र में प्रवेश होना ही बलात्कार की परिभाषा हेतु न्यूनतम शर्त है। इस स्थिति के बिना बलात्कार नहीं कहा जा सकता। यदि पत्नी 18 साल से कम है तो बलात्कार, पत्नी लिखा हुआ है जिसे शादी करके आया है, और अगर उम्र 18 साल से कम है वह भी रेप के अंतर्गत माना जाएगा। आजकल के 15 साल भी हो गया है। अन्य लड़की, हाँ अच्छा इसकी है, अन्य लड़की 16 वर्ष से कम हो, चाहे सहमति से भी हो, इसे भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है ना। ये कानून के हैं कुछ प्रोविजन, इसको ध्यान में रखने की बात है। आईपीसी के अनुसार किसी भी उम्र का व्यक्ति बलात्कार कर सकता है, मगर ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का बालक बलात्कार कर पाने में सक्षम नहीं माना, लेस देन 14 ईयर। बलात्कार के लिए जो दंड का विधान है आईपीसी 376, 7 वर्ष अधिकतम और आजीवन कारावास, और रेयरेस्ट केसेस में मृत्यु भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं ना। बलात्कार की कोशिश करना पर ना कर पाना, इसको आईपीसी 511 के अंतर्गत डील किया जाता है। अश्लील हरकत करना जिसको असॉल्ट कहते हैं, आईपीसी 351 परिभाषा है, और आईपीसी 354 में मतलब पनिशमेंट है। पर स्त्रीगमन एडल्ट्री आईपीसी 457। अभी कुछ धाराएं हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चिकित्सालय से क्वेश्चन है, चिकित्सालय किसी भी कर्मचारी द्वारा चिकित्सालय में किसी भी महिला के साथ मैथुन करने पर आईपीसी 376 डी लगती है। इजी है इसको, डी फॉर डॉक्टर, हॉस्पिटल। द एज ऑफ कंसेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन केसेस ऑफ रेप इज 12 साल। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो कंसेंट की आयु होती, कंसेंट देने की आयु होती है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 12 वर्ष। अब कुछ धाराएं हैं जैसे गुदा मैथुन, सोडोमी या बगरी कहते हैं, आईपीसी 377। पशु मैथुन जिसको बेस्टियलिटी कहते हैं, 377। मुख मैथुन, बुकल कोइटस, ये भी 377। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस है ना, ये बेस्टियलिटी वगैरह आएगा। प्राचीन कान साहित्यों में इसे अपरिष्टक संज्ञा दी गई है ना। मुख मैथुन जो बुक्कल क्वाइटस होता है उसको, बुक्कल क्वाइटस इज आल्सो नोन एज सिन ऑफ गोमरा। सब विदेशी नाम है, सिन ऑफ गोमरा। इन सिन ऑफ गोमरा बुक्कल स्वाप्स आर यूजफुल अप टू 9 आवर। मतलब जो भी मतलब केस है जहां पर दंड का विधान है, बुक्कल कैविटी का स्वाप लिया जाता है
है ना, और उसी का टेस्ट करके फिर पता करते हैं। स्त्री सम योनि मैथुन, जिसको लेस्बियनिज्म या ट्राइबिडिज्म या एमोर लेस्पियस बोलते हैं, ठीक है ना, इसे यौन अपराधों में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये नई चीज ऐड है इसमें। कुछ नेचुरल ऑफेंसेस होते हैं, रेप और इंसेस्ट जैसी चीजें। अननेचुरल ऑफेंसेस में जो होता है सोडोमी, ट्राइबेडिज्म, बेस्टियलिटी एंड बुक्कल क्वाइटस, ठीक है। और सेक्सुअल परवर्जन, जिसको बोलते हैं यौन विद्रूपता, ठीक है ना, सैडिज्म, नेक्रोफेजिया, मैसोचिज, नेक्रोफिलिया, है ना, और बहुत सारे नाम हैं इसमें, देख लिए। फेटिशिज्म, वॉयरिज्म, फ्रोटिज्म, अंडनिज्म, ट्रांसवेस्टिज्म, सेटारियासिस, एक्सिबिशनिज्म, यूरेनिज्म, क्या मास्टरबेशन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, लगभग 14 है इसमें। तो याद रखिएगा, जो रेप वगैरह है ये तुम्हारा किसके अंतर्गत है क्लासिफिकेशन में? रेप और इंसेस्ट नेचुरल ऑफेंस है, और बाकी जो तुम्हारी चीजें सोडोमी, ट्राइबेड, है ना, ये सब चीजें बुक्कल क्वाइटस वगैरह अननेचुरल है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अपन देख लेते हैं, वो डिटेल में नहीं है, अपन को कंसल्टेंट का थोड़ा सा पता हो। सबसे पहला इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा, देखिए सैडिज्म, ठीक है। तो इसमें पर पीड़ा संबंध होता है। सैडिज्म, दूसरों को कष्ट देकर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव करना। इन दिस इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन इज नेसेसरी, मतलब सामने वाले को दर्द देना ही पड़ेगा उसमें, तब उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आएगा। समटाइम द सोल फैक्टर फॉर द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो उसमें क्या है, दूसरे को कष्ट दे करके जो उसका पार्टनर होगा उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। नेक्रोफेजिया का, नेक्रोस का मतलब होता है कॉर्पस या बॉडी, एंड फेजिया का मतलब होता है ईट, खाना होता है। ऐसे पागल आदमी टाइप के जो करते हैं, डेड बॉडी को ही खा जाते हैं। जैसे कोली वाला केस नहीं था कि बच्चों को मार के दफना के उसको मौत की सजा मिल गई, है ना। मैसोचिज्म है अपोजिट टू सैडिज्म, सैडिज्म का अपोजिट है। कॉमन एमंग मेल्स, मेल्स में बहुतायत में पाया जाता है। विक्टिम ऑफ दिस परवर्जन ऑब्टेन सेक्सुअल एंजॉयमेंट ओनली व्हेन दे रिसीव अ पेनफुल स्टिमुलस फ्रॉम वुमेन। तो वुमेन पार्टनर जो उसकी होगी तो उसको बोलेगा तुम हमको कष्ट से, कोई होता है ना चाबुक मारे, कुछ ऐसा टाइप का सामने वाले को। अब जैसे देखो सैडिज्म में क्या होता है, मेल पार्टनर फीमेल को हैरेस करता है। अब इधर क्या हो रहा है, अपनी मर्जी से ही, मतलब ये जो मैसोचिज्म हो रहा है कि बोले कि हमको तुम पेनफुल स्टिमुलस दो तब जाके उसको सेटिस्फैक्शन मिले। मैसोचिज्म मतलब रिवर्स है इसका। नेक्रोफिलिया आती है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द बेड। तो ये सब दिमागी लोग, सटके हुए लोग होते हैं, है ना, जिनमें नेक्रोफिलिया जैसी यौन विद्रूपता पाई जाती है, यानी डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। फेटिशिज्म आता है एक टर्म, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बाय कांटेक्ट एंड साइट ऑफ सर्टेन पार्ट्स, इवन क्लॉथिंग और अदर आर्टिकल्स ऑफ अपोजिट सेक्स। इसको फेटिश बोलते हैं, फेटिशिज्म। कि उनको क्या होता है कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब अपोजिट सेक्स का कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके बॉडी पार्ट्स, इवन क्लॉथिंग जो भी है, उसको वो साइड करेंगे, टच करेंगे, है ना, तब। वायोरिज्म एक आता है टर्म, तो इसको बोलते हैं स्कोटोफिलिया, desire to observe the genital of other or to watch sexual intercourse become the condition of erotic excitement and gratification, ठीक है ना। तो मतलब दूसरे अपोजिट जो भी उनका सेक्स होता है, तो उनके जो भी है ना जेनाइटल्स को देख करके जिसे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिले, है ना। तो ये सब संकी लोग होते हैं कुल मिला के। वायर का मतलब होता है पीइंग टॉम, पीइंग का मतलब होता है मिक्चुरेशन का। टॉम शब्द जनरली जो है पुरुषवाचक होता है, ठीक है ना। तो पीइंग टॉम का यही मतलब है कि इस टाइप की चीजें देखते हुए जिसे अच्छा लगे वो वायर बोला जाएगा। पीपिंग नहीं है, अच्छा पीपिंग है, हम सोच पीइंग कर रहे थे। पीपिंग टॉम का मतलब ये होता है झांकने, और टॉम का मतलब ये पुरुषवाचक हो जाएगा, सही।
तो मतलब जो झांक ताक करके, है ना, देखता रहता है, इस टाइप की बदमाशी करता रहता है, हमें पीइंग बस दिख रहा है। चलो, तो पीपिंग मतलब वही है, झांक ताक करके। ट्रॉन का मतलब है पुरुषवाचक, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉड मतलब होता है ना किसी की प्राइवेसी में दखल देने वाले। आजकल आपको ऐसे बहुत संदर्भ मिल जाते हैं ना, होटल होटल में लोग गए, सारे कैमरा छुपा हुआ लगाए रहते हैं, बदमाशी करते रहते हैं ना। तो इस टाइप के नालायकों के देश में कमी है नहीं। फ्रॉटिज्म, दिस इज अ कंपल्सन टू रब द जेनिटल अगेंस्ट अदर पर्सन यूजुअली इन द लिफ्ट। अब ये क्राउड रोड, भीड़ रोड में रहते हैं ऐसे बदमाश, ठीक है ना, जो कि अपने जेनिटल को ऐसे फ्रॉटर का मतलब होता है रब करने वाला जो होता है। तो अपने जो भी जेनिटल पार्ट्स होते हैं उस पर ऐसे रब करके निकल जाते हैं, मेला ठेला भीड़ भाड़ जहां पे इस टाइप का हो। तो ऐसे टाइप के जो शख्स जो फ्रॉटरिज्म से पीड़ित हैं, उनके लिए मतलब बेस्ट सिनेरियो है, बेस्ट सीन है, समझ के चलो। इसीलिए खूब कुटाई भी होती है, भीड़ भाड़ में लिंचिंग भी हो जाती है ऐसे लोगों की, है ना, पकड़े गए कभी। अंडिनिज्म एक आता है, सेक्सुअल प्लेजर बाय विटनेसिंग द एक्ट ऑफ यूरिनेशन। किसी को यूरिनेट करते हुए उसे सेक्सुअल प्लेजर मिले, मतलब किसी को यूरिनेट करते हुए देख के किसी को सेक्सुअल प्लेजर मिले, तो इसको बोला जाता है अंडनिज्म। तो देख लो कितनी सारी विद्रोपताएं भरी हुई है। ट्रांसवेस्टिज्म या इयोनिज्म एक टर्म आता है। ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, वेस्टा मतलब क्लॉथिंग। अब ये केस मैं बताऊंगा तुमको। डेविएंट डिजायर to wear the cloth of opposite sex. The personality is dominated by the desire to be identified with the opposite sex. मेल है तो फीमेल के कपड़े पहन के, ठीक है, हम ऐसा केस हमने देखा है। हालांकि उस समय इतनी समझ नहीं, गांव हम लोग छोटे रहते थे, तो एक व्यक्ति क्या होता था, रात को क्या है, महिलाओं के कपड़े, लोग उसको चोर समझ के बहुत कुटाई, कपड़े पहन के मतलब वो मतलब पहन लेता, चोरी वोरी नहीं करता था, बस कपड़े उपड़े पहन लेता था, ये कपड़े चुरा लेता था और महिलाओं के चुराता था, समझ रहे हो ना। वो मतलब क्लियर कट केस था, ट्रांसवेस्ट केस में, और लोग उसको चोर समझ के मार दिए, मतलब अच्छी कुटाई कर दी। पुलिस में भी ले गए थे। तो मतलब ऐसा होता है बिल्कुल, और ये बीमारी है, इनका समाधान होना चाहिए, साइकोलॉजिकल हेल्प होना चाहिए। एक आता है सेटाइरियासिस। सेटाइरियासिस का मतलब होता है इंसिसेंट सेक्सुअल डिसऑर्डर, डिजायर, जिसको बार बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की इच्छा बनी रहती है। एक अपन वो आयुर्वेद में पढ़ते थे अतिचरणा, अतिचरण में था, हाँ, उस टाइप का जो व्यक्ति होता है, हालांकि वो मतलब फीमेल के मेल कोई भी हो सकता है। प्रायपिज्म है पेनफुल पेनाइल इरेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर। सेक्सुअल डिजायर की अनुपस्थिति में पेनफुल अगर इरेक्शन हो रहा है तो उसको प्रायप जहां पर आए तो वहां पर पेन की बात हो रही है ना। बॉन्डेज आता है, द कंबाइनिंग द सैडिज्म एंड मैसोचिज्म इज कॉल्ड एज बॉन्डेज। कभी ये कोड़ा मारे कभी वो कोड़ा मारे, समझ के चलो, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डेज, है ना। जो ये मतलब ये सब वेस्टर्न उसमें बहुत ये था, है ना। हाँ, पायरोमैनिया में देख लीजिए, सेक्सुअल स्टिमुलेशन बाय सीइंग फ्लेम्स और डिस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब होते हैं ना कुछ कांडी टाइप के, दुनिया में आग लग जाए तब उनको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, समझ रहे हो ना। बम फूट रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, उसको मजा आ रहा है, मतलब, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज पायरो। पायरो का मतलब होता है फायर, है ना, आग। हाँ हाँ, क्या पता हो, है ना, डोनाल्ड। एग्जिबिशनिज्म, एग्जिबिशनिज्म का हिंदी वर्जन होता है प्रदर्शन कामुकता, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदर्शन कामुकता। तो ऐसे भी लोग देखने को आपको मिलेंगे। द टर्म अप्लाइज टू एक्ट्स ऑफ अ मैन whose sexual desire consists principally of exhibition of genital with or without performance of masturbatory act in the presence of women। किसी वुमेन या अपोजिट सेक्स को देख करके ये भाई मास्टरबेशन वगैरह करने लगे, ऐसे टाइप के लोग क्या कहलाते हैं? प्रदर्शन कामुकता, यानी कि
एग्जीबिशनिज्म से पीड़ित हैं, इट इज अ पनिशेबल, ये मतलब पनिशमेंट क्राइम है 294 आईपीसी के तहत, ठीक है ना। 294 आईपीसी के तहत आपको मतलब ये कानूनन इसको गलत ठहराया गया, इसमें सजा का प्रावधान। एक आता है टर्म यूरेनिज्म, टर्म गिवन टू perversion of sexual instinct includes sexual gratification by fingering, fondling, fellatio, ठीक है, और कलिंगस करके अब दिखा है, फिंगरिंग किसी को उंगली कर रहे हैं, ठीक है ना। फेलासियो का मतलब यहाँ लिख लीजिए, ओरल स्टिमुलेशन ऑफ पेनिस बाय द मेल और फीमेल, इसको बोलते हैं फेलासियो। और हाँ नीचे लिखा हुआ है, और कनिलिंगस का मतलब होता है ओरल स्टिमुलेशन ऑफ फीमेल जेनाइटल्स, ठीक है ना। तो ये भी चीजें आती हैं यूरिनिज्म के अंदर। यूरोलैग्निया, इसको कॉप्रोफिलिया बोलते हैं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट इज प्रोवोक्ड बाय द साइट और ऑर्डर ऑफ द यूरिन और फीसेस, जिसको एकदम अमोनिया की स्मेल आए, है ना, अमोनिया या फीसेस की, यूरिन या फीसेस की स्मेल आए, तब जाके उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिले, उसको कहा क्या बोला जाता है, यूरोलैग्निया, है ना, कॉप्रोफिलिया। तो भांति भांति के यौन विद्रूपताएं हैं भैया दुनिया में, क्या कह सकते। हाँ मतलब रेप के बारे में थोड़ा सा और शॉर्ट में बाकी चीजें पढ़े। अंडर 375 आईपीसी रेप इज डिफाइंड एज अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ अंडर द एज ऑफ 15। यहाँ देख रहे हैं ना, बता रहे थे ना, 15 साल से कम की अगर वाइफ है तो भैया ये 375 बुक हो जाएगा, है ना। वहाँ 18 था, बट ये लेटेस्ट वर्जन 15 विद 15 कर लो उसमें, विद एनी अदर वुमेन अंडर द एज ऑफ 16, संशोधन देख लेना ना, or above that age against her will without her consent when it has been obtained by unlawful means। तो अगर उसकी सहमति के बगैर, कंसेंट के बगैर, ठीक है ना, तो उसकी इच्छा के बगैर अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है कोई व्यक्ति, उसे भी रेप के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। पनिशमेंट आईपीसी 76 376 सभी लोगों को पता है। रेप को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है, संज्ञेय अपराध। अब संज्ञेय ये जो टर्म है ना, हैशटैग कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि वो अपराध जिसमें मतलब किसी को जैसे बुक करना हो, किसी को, पुलिस वालों को अगर पकड़ना हो किसी को जांच के लिए, तो उसके लिए न्यायालय की परमिशन चाहिए होती है। असंज्ञेय अपराध है कि उठा ही ले जाते हैं, बाद में परमिशन ले लेंगे, अपराधी अब आतंकवादी है, उसके लिए कहाँ से बढ़। तो कुछ टर्म्स ऐसे हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। फॉल्स रेप इज कॉल्ड एज सिमुलेटेड रेप। आप जानते हो इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी होता है ना। अब आप लोगों का पता नहीं कितने लोगों का वो हुआ होगा, लेकिन हमारा कुछ 50 साल का ऐसा रहा है अनुभव कि हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे कि भैया फर्जीवाड़ा वाले, एक 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 मतलब लेडी थी, उसका प्रोफेशन ही था कि दूसरे को फंसाना है, समझ रहे हो ना। तो अब वो एक नहीं, दो नहीं, 20-20 10-10 के नाम एक साथ लिखवा देती थी। अब रेप इतना ज्यादा खतरनाक चीज है कि भले किसी ने गलत ही आक्षेप लगाया है, बट प्रोसीजर सारी फॉलो होगी, समझ रहे हो ना। तो 20-20 को ले आते थे, सबकी जांच होती थी, उनके अंडर गारमेंट्स, उनके कपड़े, सब कुछ रख के सैंपलिंग के लिए भेजा जाता था, और मतलब ये सब चलता था, ठीक है ना। तो लोग बहुत सारा इसका मिस यूज भी करते हैं, है ना, लेकिन है ही अच्छे के लिए। अब हर एक चीज का तो यहाँ पर लोग बदमाशी करते हैं, क्या कहोगे। इसको बोला जाता है सिमुलेटेड रेप। एक वो प्रियंका चोपड़ा वाली पिक्चर देखे थे, देखे होंगे, जिसमें अक्षय कुमार वाला, वो सिमुलेटेड का एग्जाम्पल, उसके ऊपर जो है ना केस कर देती है कि उसने मेरे को, है ना, जबरदस्ती मेरे साथ इसने मतलब एफर्ट किया, जो भी, वो सिमुलेटेड है, ठीक है ना, वो भी एक सिमुलेटेड टाइप का केस था। फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम consent must be taken from patient except when the site is
insane or her age is less than 12, ये सब हम पढ़ लिए. Her consent being invalid into two later condition. चलो छोड़ो. इंसेस्ट आ जाओ. इंसेस्ट अपन पढ़े थे ना वहां पे. इंसेस्ट क्या होता है? इंसेस्ट इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन हु इज क्लोजली रिलेटेड टू हिम बाय ब्लड. मतलब ब्लड रिलेशन वाली किसी महिला के साथ अगर वो इंटरकोर्स करता है तो इंसेस्ट के अंतर्गत आएगा. फॉर एग्जाम्पल डॉटर, ग्रैंडफादर, सिस्टर, स्टेप सिस्टर, हाँ, आंट, मदर, ये सब चीजें. इन इंडिया इंसेस्ट एज सच इज नॉट ऑफेंस. भारत में इसे अपराध की श्रेणी में नहीं काउंट किया जाता है ना. नहीं है, नहीं है. आप देखो अपराध के अभी तक तो नहीं है, बट तुम लोग देख लेना अभी इसमें जब डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये अपन चल रहे हैं क्या कैसे. पैराफिलिया ऐसे हालांकि केस भी नहीं आते हैं, लेकिन रेयर केस है. इक्का दुक्का ऐसा कोई आता है, आते हैं. अरे वो तो फिर रेप ओप में बदल जाता होगा भाई, कहानी अलग होती होगी, बट इस टाइप की चीज नहीं आती है ना. जैसे मान लीजिए चलो होमोसेक्सुअलिटी जो अरब कंट्री है फांसी में लटका देते हो भैया, कुछ जगह ऐसा खतरनाक नहीं है, कहीं कहीं पर है ये नहीं है. ठीक है ना. तो ऐसा है, अलग अलग देश में अलग अलग नियम कानून है. तो अब है इसमें लिखा है तो आप मान के चलिए. पैराफिलिया एबनॉर्मल एंड अनऑर्थोडॉक्स सेक्स प्ले by using unusual object, a part or the of the body are known as paraphilia. Abnormal और unorthodox sexual play होता है. Unnatural objects या parts. ठीक है, जैसे अपन नहीं बताते हैं कि वो बेस्टियलिटी टाइप का है, पशु मैथुन हो रहा है कहीं पर. और आजकल तो डिफरेंट टाइप की चीजें आ गई हैं, नेचुरल टॉयज ऑयल, भगवान जाने क्या क्या चल रहा है ना. तो उससे रिलेटेड हो सकता है. और अननेचुरल ऑफेंसेस में और देख लीजिए, वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन और वुमेन और एनिमल इज अ अननेचुरल सेक्स ऑफेंस, है ना. जैसे पशु मैथुन, बेस्टियलिटी की अपन बात कर रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आए. अंडर 377 आईपीसी, ये मतलब ऑफेंस है. जहां आईपीसी लग गया मतलब अपराध है वो, है ना. These offences are punishable with the imprisonment for life or up to 10 years. मतलब पूरा आजीवन कारावास या 10 साल की सजा का प्रावधान है भैया. हल्के में ना ले लो इसको, है ना. Homosexuality means the persistent emotional and physical attraction to the member of the same sex, male male, female female. ठीक है. जैसे आप लोगों ने बीमारी पड़ी होगी एड्स, एमएसएम. एमएसएम को दिमाग क्लिक कर रहा है, मैन हैविंग सेक्स विद द मैन. होमोसेक्सुअलिटी, ये एड्स फैलने के बहुत बड़ा कॉज होता है कुछ देशों. ठीक है. जैसे हालांकि अपनी इंडिया में तो मूल कारण एड्स फैलने का क्या है, सेक्सुअल रूट होता है. मतलब उसमें एमएसएम का कॉज इतना नहीं रहता है, उसमें सेक्सुअल रूट एक बहुत बड़ा कॉज है. ठीक है. जैसे ट्रकर्स हो गए, जा रहे हैं दुनिया भर के प्रोस्टिट्यूशंस में जो लोग लगे हुए हैं, है ना. तो उनके थ्रू ये चीजें हो सकती है ना. चलिए फिर एक आता है अंत में अपना इधर गर्भपात की धाराएं और दंड विधान, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देख लीजिए. बीएनएस आ गया. देखो बीएनएस में अभी भी लोग उसके इक्विवेलेंट ये चलाते हैं. बीएनएस आएगा, उसको भी टाइम लगेगा इसको रिप्लेस करने में. आना चाहिए इसी के अंतर्गत. बीएनएस इतना व्यवहारिक नहीं है ना. आ तो गया है, उनने दे दिया है. अब मैं देख रहा बहुत से किताब में ही बीएनएस का आ रहा है ना. तो दोनों रहेंगे, ऐसा नहीं. मान लो काम तो भैया बीएनएस पर उन्होंने नाम बदल दिया है, धारा संख्या, बाकी तो चीज वही रहेगी ना. तो अपन देखते हैं अगर आएगा उसको अपन रिप्लेस करवाएंगे. फिलहाल तो देखेगा ये नहीं हो रहा. पहला आईपीसी 312 है, स्त्री सहमति से गर्भपात 3 वर्ष तक का दंड का विधान है. समझ रहे हो, स्त्री की सहमति से ही चाहे गर्भपात करो. स्त्री की सहमति के बिना इसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात अगर हो रहा है, सेक्शन 3 मतलब आईपीसी के सेक्शन 313, अगर गर्भ जीवित है तो मान लेना भैया आजीवन सजा मिलेगी. और अगर गर्भ मर गया है तो 10 साल.
जीवित गर्भ जैसे होता है ना, फीट इन्फेंटिसाइड करते हैं लोग, गला दबा दिए, बच्चे कहीं फेंक दिए, तो और भी अपराध हो गया ना। मारने के बने वो भ्रूण हत्या और दुनिया भर का चीज चलता रहता है उसमें। गर्भपात करते समय अगर गर्भिणी मर जाए, चलो तो 10 साल गर्भिणी की सहमति से अगर हो रहा है, मान लीजिए गर्भपात, तो आजीवन हो जाएगा। सहमति से होगा तो 10 वर्ष की सजा, और उसके बिना असहमति से, मतलब उसकी असहमति से हो रहा है तो आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, जो करवाने वाले लोग, है ना। आईपीसी 315 कहती है गर्भ को जीवित पैदा होने से रोकना, उसे गर्भ में या जन्मते ही मार डालने के उद्देश्य से अगर गर्भपात किया जा रहा है तो 10 साल का सजा है। तो याद रख लेना इसे। 9वें माह में चिकित्सक के यह जानते हो कि गर्भिणी की मृत्यु का खतरा है और अगर मर गई तो 10 साल का सजा, और स्त्री प्रसव छिपाने का दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा का विधान है आईपीसी 318 के तहत। अंदर जाके पूछा नहीं गया, अंदर ज्यादातर एमटीपी एक्ट 1971 ही पूछ लिया गया, पर पीजी वगैरह के उसमें अंदर पूछे जाने की गुंजाइश है ना। एमटीपी एक्ट 1971 केवल 20 सप्ताह तक के गर्भ समापन की इजाजत देती है। 12 सप्ताह तक के गर्भ के लिए एक चिकित्सक, इसके साथ बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ? 24 सप्ताह हुआ है, 24 वीक के लिए 2 हो गए ना, 20 के लिए 24 आ गया है ना। ठीक है, 20 सप्ताह तक एक की इजाजत, कंसेंट लेना पड़ेगा, एडवाइस लेनी पड़ेगी, और 24 में 2 के लिए। ठीक है, तो ये संशोधन थोड़ा सा कर देना। अब एजेंट ऑफ एबॉर्शन होते हैं, गर्भपात किन किन चीजों से होता है। तो एक टर्म आता है एक्बोलिक्स या ऑक्सीटोसिक्स, एक्बोलिक्स या ऑक्सीटोसिक्स। तो ये वो चीजें होती हैं जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है वाइगरसली, ठीक है ना। जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देंगी तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो होगा, गर्भ होगा, वो यूट्रस से बाहर ही एक्सपल्जन होगा, निकलेगा। मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस याद रखिए, अर्गट का नाम, अर्गॉट। इम्यूनोगॉग एक टर्म आता है, आर यूज इन क्रिमिनल एबॉर्शन, ठीक है ना। यानी ये वो चीजें होती हैं जो क्रिमिनल एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इम्यूनोकॉग वो सब्सटेंस होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को प्रमोट करते हैं। बहुत सी दवाइयां ऐसी है ना, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। इसके बाद सब इंपॉर्टेंट जुडिशियल सेक्शन भर भर के दिए हुए हैं। शिशु हत्या आईपीसी 302, मनुष्य वैसे भी हत्या में 302 लगती है। नवजात शिशु हत्या के लिए प्राय अफीम का प्रयोग किया जाता रहा है, ठीक है ना। तो सबसे इजीली अफीम का यूज किया गया। 12 वर्ष तक बालक का पालन पोषण माता पिता को करने का दायित्व है। बालक बस न समझ लेना, बालिका भी समझ लेना ना। संतान के पालन पोषण का उत्तरदायित्व जो है माता पिता है। अगर मान लो ये दायित्व निर्वहन करना छोड़ कि जाओ बेटा हम तुम्हें नहीं देखेंगे, तो उनके खिलाफ आईपीसी 317 लग सकता है। एक्चुअली क्या है कि ये सब कानून जो है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज से प्रभावित होके आए हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश जिसका हम रेफरेंस देते रहते हैं, वहाँ माँ बाप सिर्फ संतान की जिम्मेदारी 18 साल, इसके बाद बेटा तुमको घर छोड़ के जाओ, नौकरी करो, धंधा करो, पढ़ाई करो, हमारे पास आना मत। और माँ बाप से मिलने भी जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, समझ रहे हो, ऐसा है वहाँ। इसीलिए वहां पर रखा कि न्यूनतम 12 साल। भाई वहां का वहां मॉडिफिकेशन कर दिए, यहाँ तो भैया जीवन माँ बाप के साथ रहेंगे, माँ बाप भी रहेंगे, तो यहाँ ऐसा इतनी दिक्कत नहीं। बट मान लो रेयर केस में कभी कभार ऐसा हो, माँ बाप नालायक निकल जाए तो क्या कहोगे। तो उनके लिए भी कोर्ट ने बना के रखा है आईपीसी सेक्शन 317, जिसके तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। बाल अपराध देख लीजिए, आईपीसी
82 ये कहता है कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अपराध करने में अक्षम है अपने यहाँ, है ना। 7 साल से कम का बच्चा जो है अपराध नहीं कर सकता है। 83 कहता है इसका 83 7 से 12 वर्ष मानसिक रूप से पूर्ण परिपक्व सिद्ध होने पर दंडित, वो भी किशोर न्यायालय में ले जाएंगे और उनको इस टाइप के कारावास नहीं रखा जाएगा, बच्चों वाला जो जेल है नहीं, सुधार गृह जो होते हैं वहां पे रखा जाता है। एक है आईपीसी 84, है ना, तो इसमें नॉक्टेंस रूल्स और लीगल टेस्ट इसमें होता है ना, कुछ लोगों के आयु का पता करना हो क्या कैसे है ये सब चीजें। आईपीसी 89 12 साल से कम उम्र का बालक किसी भी कार्य करने के देखो यहाँ ध्यान, 12 साल से कम उम्र का बालक किसी भी कार्य की सहमति के लिए सक्षम नहीं है। अपन पीछे पढ़ के आए थे इसी टाइप की चीज, है ना। किसी भी व्यक्ति द्वारा मारने का डर या तथ्य की ना समझ से दी गई सहमति मान्य नहीं है, आईपीसी सेक्शन 90 कहता है। जैसे होता है ना बच्चे को गवाही दिलवाना, ठीक है ना, तो उसमें भी बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे की गवाही बड़ी डिसाइडर रही है ना, तो अगर वो व्यक्ति मतलब उसकी बात समझ रहा है, देखो किसी भी व्यक्ति द्वारा मारने का डर या तथ्य की ना समझ से दी गई सहमति मान्य नहीं है, और डरा धमका के बोले बेटा ऐसा बोलोगे तो, है ना, तो वो जाके पलट गया, है ना। ऐसे केसेस में 190 मतलब आईपीसी 90 लगता है। 92 है चिकित्सक को आपातकालीन अवस्था में रोगी के सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, इमरजेंसी सिचुएशन में याद रखिए, रोगी के कंसेंट की जरूरत नहीं। मान लो किसी की जान पे आ पड़ी तो कंसेंट ढूंढने जाओगे कि आओ लेटर उटर साइन मरवाओ, फिर ऐसा नहीं। तो मुन्ना भाई में भी ऐसा नहीं देखते थे कि वो आ जाए तो फॉर्म बनना क्या जरूरी है। इंडियन पिनल कोड आईपीसी इंडियन पिनल कोड को 1860 में कानून बना। इंडियन पिनल को समझते हो ना, ताजे राते हिंद बोला जाता है। पिक्चरों में आपने सुना होगा ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। तो आईपीसी 1860 में सब अंग्रेजे बना के गए थे, है ना, अपना योगदान नहीं है। और सीआरपीसी कब आया? सीआरपीसी 1861 में अंग्रेज बना गए और हमने इसको संशोधन किया 1973, ठीक है ना। हमने कब संशोधन किया? 1973। एक आता है सीपीसी। सीपीसी क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जैसे होता है ना कि मुकदमा चलाया जाना है, मान लो दीवानी का मुकदमा हो गया है क्रिमिनल, उसमें नियम होते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर केस के लिए कौन सी कार्यवाही करना है, क्या क्या चीजें, कैसे पंचनामा बनाना है, सारा चीज उसमें रहता है। और ड्यू प्रोसेस को अगर कोई फॉलो नहीं करता है ना तो कोर्ट उसकी अच्छी खिंचाई भी करता है, समझ लेना। तो पूरा इसमें रहता है सिस्टमेटिक, मतलब ये अपन आम लोगों के लिए नहीं है, एक्चुअल में जो लोग किसी इन्वेस्टिगेशन लगे हैं, पुलिस हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, इन सब के लिए। तो ये 1908 1908 में आया, ठीक है ना। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट आईएमसी एक्ट जो बोलते हैं, ये 1956 में बनाया गया। ये कुछ डेट्स हैं, आप इनको याद करिएगा। आईपीसी 1860, 1861 में सीआरपीसी बना, चूंकि उसके साथ है जुड़ा हुआ, देख रहे हो ना। फिर अमेंडमेंट हुआ 1973 में, जो इंडियन वर्जन आया। सीपीसी 1908 में, और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है आईएमसी एक्ट जो है 1956 में बना। अब कुछ धाराएं हैं। आत्महत्या का अपराध करने पर 299 आईपीसी लग रहा है। पर हत्या मतलब होमिसाइड, किसी को मारने पर अपराध करने पर 300। और सजा का विधान सबको जानते हो, ताजे राते हिंद दफा 302, है कि नहीं। आईपीसी 364 ए और बी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। गैर जिम्मेदाराना चिकित्सा करने पर लागू होता है ना कि डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, कैंची छोड़ा है, तो डॉक्टर साहब को बुक करा जाएगा किसमें? 364 ए के तहत, समझ रहे हो। या किसी की डेथ हो गई, कुछ भी हो सकता है। और 304 बी देख लीजिए,
शादी के 7 वर्ष के अंतर्गत ही विवाहिता की अस्वाभाविक मृत्यु होने पर, अननेचुरल डेथ होने पर दहेज हत्या इस कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता रहा है ना। जो कानून है, सब में कानून में लूप होल होते हैं, है अच्छे के लिए कि कोई किसी को प्रताड़ित ना करे, लेकिन लोगों ने इसको एक वेपनाइज किया है ना, वो गलत है। बाकी है ही अच्छा, मतलब इंटेंशन बिल्कुल सही है, गड़बड़ नहीं है कानून। अब यहाँ तो बदमाशों की कमी नहीं है देश में, कहीं भी हो सकता। 306 आत्महत्या के लिए प्रेरित करना है ना, सुसाइड के लिए प्रेरित कर रहा है, 306 लगेगा उसको, समझ रहे हो ना। 307 पर हत्या का प्रयत्न करना, अटेम्प्ट किया लेकिन मार नहीं पाया, अटेम्प्ट टू मर्डर, वेरी गुड, होशियार, अटेम्प्ट टू मर्डर है ना। और आत्महत्या का कोई प्रयास करे, अटेम्प्ट टू सुसाइड, आत्महत्या पर 299 लग रहा था, अपन ने ऊपर देखा ना। बट अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है, मर नहीं पा रहा है, नहीं झूल गया लेकिन अच्छे मन से नहीं लगता है ना, तो हाँ रस्सी टूट के कुछ भी हो गया, तो आईपीसी 309 लगेगा उसके ऊपर। आईपीसी 362 भगा ले जाए किसी को, है ना, पैसा रुपया लिए, भाई यहाँ निकल लो, भाग गया, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। आईपीसी 319 किसी को चोट तुम दे रहे हो, शारीरिक मानसिक चोट दे रहे हो ना। दारुण चोट का मतलब होता है ग्रीवियस इंजरी, मतलब जो मतलब उसके जान पे आ पड़े, इस टाइप की चोट तुमने दिया है, उसके जान को खतरा हो सकता था, उसके लिए ग्रीवियस इंजरी के केस में 320 लगता है, 420 नहीं है। 420 तो जानते, 420 जाली लोग रहते हैं उनके ऊपर लगता है। आईपीसी 174 है, जांच पड़ताल से संबंधित है। आईपीसी सेक्शन 51 बताता है शपथ की परिभाषा, शपथ जब अपन पढ़ के आए। आईपीसी 53 बताता है दंड क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है। 177 झूठी सूचना देने पर लागू होता है, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो कोर्ट उसको सजा सुना सकती है 177 के। झूठा साक्ष्य देने पर, अपन पढ़ रहे थे ना, साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, और एक्सपर्ट भी तो होता है। साक्षी और साक्ष्य, ओरल और डॉक्यूमेंटेड, ऐसा सही तुम कह रहे हो, दो ही होते हैं ना। और जो साक्ष्य साक्ष्य होते हैं, हाँ साक्षी होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। अब ये देखो यही कंफ्यूजन हो रहा है, अपन बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें फर्जी सर्ट, झूठा साक्ष्य दे दिया किसी ने, गवाही झूठी दे दी, है ना, जज साहब लपेटा ही देंगे 191 के तहत। 197 फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने हस्ताक्षर करने पर लागू होता है। समझ रहे हो, जो गजट अधिकारी बनने के रेस में चल रहे हैं, फर्जी साइन और नहीं करने का, सर्टिफिकेट किसी के जारी नहीं करने का। बीमा अब यहाँ खुद चलता है, बीमा नहीं बन गया मेडिकल, जाओ मजे काटो, है ना। लेकिन वही जिसको तुमने बीमार बनाने जाके कोई क्राइम कर देगा ना, तो धरे जाएंगे फिर अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन मतलब ये गलत है, या हस्ताक्षर करने पर लागू, किसी के फर्जी साइन कर रहे हैं कोई, है ना। आईपीसी 193, आईपीसी 193 क्या कहता है कि शपथ भंग करना, झूठी गवाही तुमने, इसको ये क्वेश्चन आया हुआ डाइटर, परजरी बोलते हैं, परजरी बोलते हैं अगर आपने झूठी गवाही दे दी फिर क्या काम है ना। 193 के तहत दंड का विधान। 178 है न्यायालय सम्मन के अवहेलना, न्यायालय तुमको सम्मन देती है, जैसे मान लो कोई केस हो गया, अब आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना है, तो न्यायालय की तरफ से आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, बुलाया जाके भैया इस स्थिति को, ये केस था, आपका नाम है, आके वहां पे उपस्थित हो जाए। अब तुम होशियार चंद बोले हम ना जाएंगे, कोर्ट क्या होती है, एक बार भेजेगी, 2 बार भेजेगी, 3 बार भेजेगी, फिर एक बार जमानती वारंट भेजेगी कि जाओ वहां अपना जमानत करवा लेना, कोर्ट के सामने जाओ। एक गैर जमानती से पुलिस तुमको उठा के लाओ लश्कर के साथ ले जाएगी,
ठीक है ना, तो भाग ही नहीं सकते हो तो ये सब चीजें रहती है। फिर इसके बाद है शपथ लेने से इनकार करने पर कौन सी। तुम बोले, जज साहब ने बोला कि भैया रखो गीता पे हाथ, बोले नहीं हम ना रखेंगे, है ना, अकड़ गए, फिर न्यायालय क्या अवहेलना है, समझ रहे हो ना। तो जज साहब आपको दंडित कर सकते हैं 179 के तहत बुक किया जाएगा, समझ रहे हो ना। 118 किसी भी उम्र का व्यक्ति जो न्यायालय के प्रश्न को समझता है, साक्ष्य, उसमें बताया साक्ष्य कौन हो सकता है, जो मतलब मेंटली डिस्टॉर्टेड ना हो, हैंडीकैप ना हो, न्यायालय की बात को समझता हो, वो कोई व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है, चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, इससे मतलब नहीं, है ना। आईपीसी 32 कहती है किसी व्यक्ति का बयान चिकित्सक स्वयं अपनी बुद्धि से पेशेंट के हाव भाव के अनुसार लिख सकता है ना। तो मान लो इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हो, वैसे आयुर्वेद वाले इमरजेंसी ड्यूटी तक करते नहीं है, रात को कोई ऐसा केस आ जाए, आते हैं इमरजेंसी केस कि कहीं कुछ चाकू छुरा चल गया, कुछ भी हो गया, ऐसा जहर वाला केस आ गया, और वो अंतिम समय में है, वो बोलना चाह रहा है, स्पष्ट नहीं बोल पा रहा है, लेकिन डॉक्टर को समझ में आ रहा है अच्छा वो क्या बोलना चाह रहा है, किसका नाम लेना चाह रहा है, चाह रही है, जो समझ रहे हो ना। तो वो ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसकी बातों को नोट कर सकता है और वो एक एविडेंस के रूप में काम करेगा। सही है, समझ रहे हो ना, सही है। हाँ। चलो, फॉरेंसिक मेडिसिन फैक्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गन, है ना, पोस्टमार्टम करने के बाद होता है ना, थैली में भर के ऑर्गन भेजे जाते हैं जांच के लिए, सैंपल जो उनके होते हैं फॉरेंसिक जांच के लिए। तो वो देख लीजिए, नॉर्मली यूज प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट इसको बोलते हैं, सभी लोग जानते हो ना, रेक्टिफाइड स्पिरिट। और सुप्रा, दूसरा क्या है, सुप्रा सैचुरेटेड सेलाइन, NaCl इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गन इन पॉइजनिंग विद NaCl। सैचुरेटेड जो NaCl का प्रयोग देखो किन किन केसेस में है, एल्कोहल की पॉइजनिंग हो, है ना, एसिटिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, पैराल्डिहाइड, फास्फोरस पॉइजनिंग, है ना। तो पापा की कार में नमक ऐसे याद करना, पिए पिए, पापा मतलब ऐसा रहता, पापा, पापा की कार में नमक। फिर इसके बाद एल्कोहल पॉइजनिंग के लिए जो देखो, जो रोगी, जो मतलब सब्जेक्ट है या रोगी है, उसका जो ब्लड स्टोर किया जाता है किसमें, सोडियम फ्लोराइड ऑक्सलेट, और उसका यूरिन जो होता है इनफेनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट में रखा जाएगा, ठीक है, जांच के लिए। विश्व विशेष मृत्यु में रासायनिक परीक्षणार्थ भेजी जाने वाली वस्तुएं, सामग्रियां देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, मदात्य एल्कोहलिज्म के तीव्र अभिघात से किसी की मृत्यु हो जाए तो बॉडी का कौन सा पार्ट अपन भेजेंगे, वाइट्रेस बॉडी भेजेंगे, एक्वस वाइट्रेस। हाइड्रोफोबिया से अगर मृत्यु हो जाए, कुत्ता काट दिया उसकी वजह से अगर किसी की मौत हो रही है, नेग्री बॉडी आपको पता ही है ना, मस्तिष्क और नेग्री बॉडी जो होता है उसका हम प्रयोग करेंगे। अपन जब कुत्ता वाला पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था नेग्री बॉडी, है ना, तो नेग्री बॉडी याद रखिएगा। फिर इसके बाद संख्या, एंटीमनी आदि धातुगत विषय, धातुज विषय अगर किसी की मौत हो जाए, संगना फेनास संख्या एंटीमनी आदि खा के कोई मर जाए, तो चूंकि ये क्या होते हैं जहर, ये क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं, ये बॉडी में जा करके कहीं ना कहीं स्टोर होंगे। अब स्टोर कहाँ, आप जो चीज भेजी जा रहे हैं उन्हीं में स्टोर होने की संभावना है। देख लो, अस्थि कांड, हड्डी का टुकड़ा 10 सेंटीमीटर ले लिए, सैफ्ट वाला पोर्शन, सिर के बाल 5 ग्राम काट के रख देंगे, नाखून और क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होती हैं, ये 3-4 चीजें हैं जिनको जांच के लिए भेजा जाता है। और अगर सैंपल इसका मिल गया उसमें कि भैया आर्सेनिक है, एंटीमनी में क्या है, तो पता चल जाएगा। HCN, KCN, क्लोरोफॉर्म और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में
देख लीजिए, हृदय से संग्रहित 10 ml रक्त और आधा मस्तिष्क, मतलब 10 ml ब्लड फ्रॉम हार्ट और हाफ ब्रेन, आधा पोर्शन दिमाग का भेजा जाता है जांच के लिए। मध्यसार एल्कोहल 10 ml वेन का ब्लड और CSF भेजा जाता है। CSF मतलब सेरेब्रल, हाँ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कुचला और स्ट्रिक्नीन, कुचला मतलब स्ट्रिक्नीन उसमें पाया जाता है, सबको पता है। तो इसमें क्या स्पाइनल पॉइजन है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड भेजा गया, हार्ट और आधा ब्रेन, समझ रहे हो, आधा खोपड़ी मतलब आधा ब्रेन। और बारबीचुरेट की पॉइजनिंग हो जाए तो हाफ पार्ट ऑफ द ब्रेन, आधा दिमाग, ठीक है ना। इसीलिए पोस्टमार्टम में चीजें सब निकाली जाती है ना। ऑर्गन टू बी प्रिजर्व, देख लीजिए, अगर कोई कुचला खा के मर जाए, स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग में मर जाए, तो उसका कौन सा ऑर्गन प्रिजर्व करके रखना चाहिए? हार्ट रखना चाहिए, ठीक है, दिल को कुछ लो मत। और ब्रेन भी आ गया, देख लीजिए, अब स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग में भी ब्रेन है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस में भी है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड पॉइजनिंग में भी हो सकता है। तो SOV ब्रेन है ना, स्ट्रिक्नीन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड पॉइजनिंग में ब्रेन। फिर इसके बाद है, देखिए, फेफड़ा तो जानते होंगे, गैसियस वाला कुछ चीज है, तो उसमें अपन लंग को करेंगे, है ना। गैस पॉइजनिंग HCN, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, है ना। एल्कोहल जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी तो क्लोरोफॉर्म सूंघते हैं तो पता चल जाएगा आपको, है ना। स्मेल आती है ना एल्कोहल की भाई, इंस्पायर्ड जब करते तो एल्कोहल की तो जाएगा ना, खून में जाता है, खून पर हार्ट भी प्रभावित होता है, तुम्हारा लंग भी प्रभावित होता है। तो कई तरीके से, अब उन्होंने लिखा है तो सब करके ही करवाते होंगे, है कि नहीं। हम तुम तो बस पढ़ लो, करना कराना तो अपना है नहीं। चलो, आर्सेनिक, थैलियम, एंटीमनी और रेडियम। अब रेडियम जानते हो, रेडियोधर्मी पदार्थ जितने भी है, और आर्सेनिक, थैलियम और रेडियम, रेडियम चमकने वाली चीज आती है ना, रेडियम। तो अगर इसकी पॉइजन से कोई मरा है तो हड्डी में चूंकि जाके स्टोर होंगी हड्डी, है ना। तो तारा की बोन, ऐसा था क्या, तारा की, टेस्ट फॉर पॉइजनिंग, कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट है कुछ विशेष पॉइजन के लिए। आर्सेनिक पॉइजनिंग में कौन सा टेस्ट करवाएंगे? मार्शल्स रीन्स टेस्ट बोलते हैं, मिस्टर आरसे करके याद कर लेना, MRRC। आरसे किसी किसी का सर नेम भी होता है, आवासे होता है, आरसे होता है। चलो, ओपियम का जो होता है मार्किस टेस्ट, बस टेस्ट के नाम बस याद रख लेना, कभी कभार पूछ ले तो मार्कोपियम करके याद कर लेना, मार्कोपियम, मार्किस टेस्ट। एल्कोहल का मैकेवन, ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, मैकेवन टेस्ट, मैकडी। धतूरा भैया कौन सा करते हैं? माइड्रियाटिक टेस्ट, माइड्रियाटिक टेस्ट एट्रोपिन के लिए भी करते हैं ना, माइडी। और फिनॉल के लिए, फिनॉल में क्या है, ग्रीन यूरिन हो जाता है, ठीक है ना। स्मेल वगैरह तो अपन पढ़ लिए थे ना पीछे, बिटर आमंड के जैसा स्मेल आए तो हाइड्रोजन साइनाइड होगा, ठीक है ना। अब यार बिटर आमंड का स्मेल सूंघना कैसे आता है? गार्लिक वाला तो सभी को पता होगा, सब्जी भाजी खा, सब्जी का यूज होता है, तो फास्फोरस और आर्सेनिक भी अपन ने लिखवाया भी था, है ना। केरोसिन वाला इंपॉर्टेंट है, एंड्रिन, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन
या एंड्रिन की विषाक्तता में जैसे मिट्टी के तेल में इसमें लाती है वैसे ही आएगा इसमें। और एकोनाइट में तो सभी को पता है स्वीट पॉइजन। तो यहां तक अपन आज पढ़ लिए। कल समापन समारोह हो जाएगा इसका, है कि नहीं? और टेस्ट में सभी लोग पूरे दमखम के साथ लगो, अच्छे नंबर ले आना है सबको। और कल अपना टेस्ट होगा कहेगा तुम्हारो रेमी कैट का टेस्ट होगा, है ना? मुंह ना छुपाओ, सभी लोगों को देना है, मतलब, है ना? 20 अध्याय, है ना? 32 है ना टोटल। पुराना वाला ये पढ़ना लगता रेमी कैट भैया, इसमें बढ़ गए हैं चैप्टर, है ना? अगले हफ्ते मत करवाओ, नहीं फिर काम फिर बिगड़ता जाएगा। सभी लोग रेडी होना और कल टेस्ट देने के लिए सभी लोग हाथ उठा दो जल्दी से। ले लीजिए, बहुत सारा पढ़ना है सर, 10 चैप्टर। क्या हो गया? सर 10 चैप्टर का कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना हो जाएगा सर। बन गया मतलब सब तो कहाँ से कर पाऊंगा? दे लो जितना हो जाए, एज मच एज पॉसिबल। लेकिन ये बात तुम लोग को दिया जाता है टारगेट, तुम लोग सीरियसली नहीं लेते हो। हाँ? अब इतने दिन से तुम लोग रेमी के वैसे पढ़ रहे हो, एक दिन में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, उसमें क्या करना है? अगर पढ़ा होगा सीरियसली एक दिन में कर लोगे। तो बात ऐसी है कि कल अपन ले ही लेते, अच्छे काम के लिए देर नहीं करना चाहिए। तो कल होगा तुम लोगों का, पहले क्लास होगी, फिर उसके बाद तुम बीच में रख लेंगे टेस्ट, ठीक है ना? ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 80 से 100 के बीच में ही रहेंगे, है ना? ठीक। अब ऐसे सरप्राइज टेस्ट सब लिए जाएंगे, वैसे तुम लोग बहुत दिन हो गया दूसरे टेस्ट हो नहीं रहे। अब हो ये रहा ना कि अभी अपनी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस उसके अकॉर्डिंग फंस रही हैं, तो ठीक है। तो बीच का तो टाइम आएगा तुम्हारा RSBK DG और ये वाला, इसमें बचेगा।